अब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ साइकिल में सॉफ्टवेयर की। जो फिजिबिलिटी स्टडी और उसके बाद हमने जो पिछले बार देखा था सिस्टमेटिक जो एनालिसिस थी, जिसे हम जब हमने एसआरएस बनाया, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन वाला वो फेज था। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिजाइन आता है। तो हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है, गुडनेस, अच्छा डिजाइन क्या होता है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इंटरव्यू का एक बड़ा फेवरेट सवाल, कोहेजन और कपलिंग, और फिर फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। इसके बीच में हम अंतर भी देखेंगे, तो समराइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका आता है ये डिजाइन फेज होता क्या है। तो डिजाइन फेज करता क्या है कि जो एसआरएस डॉक्यूमेंट आपने बनाया है इसके पहले वाले फेज में, उसको ये ट्रांसफॉर्म करता है ताकि इसको इजीली आप इंप्लीमेंट कर सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे एसआरएस डॉक्यूमेंट आप डिजाइन एक्टिविटी लगाएंगे या डिजाइन डॉक्यूमेंट में चेंज करेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट तो डिलीवरेबल है, डॉक्यूमेंट में जो दर्ज हो रहा है वैसा काम आपको करना है, तो आप अच्छा सा एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। तो जो आइटम हम डिजाइन करते हैं डिजाइन फेज में, वो क्या क्या हो सकते हैं। पहले आपका मॉड्यूल स्ट्रक्चर आता है। अब करते क्या है इसमें कि मॉड्यूल तो आपने बना दिए, जैसे मॉड्यूल क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, तीनों एक ही चीज है। उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, और उसके बाद रिलेशनशिप को कैसे कॉल किया जाएगा, कैसे उनको इन्वोक किया जाएगा। दूसरा यह है कि जब आप मॉड्यूल की बात कर ही रहे हैं, तो इनके बीच में इंटरेक्शन इंटरफेस क्या होगा, यानी डेटा आइटम्स कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स में कैसे ट्रैवल करेंगे, ये आप डिजाइन फेज में ही तय करेंगे। फिर हर एक मॉड्यूल का, हर एक फंक्शन का आप डेटा स्ट्रक्चर तय करेंगे कि इसमें आप क्या यूज करने वाले हैं। कोई बोलता है मैं रेड ब्लैक टिक करूंगा, कोई बोलेगा कि मैं रेडिक्स सॉर्ट करूंगा, कोई बोलता है मैं एरे लेके मैं इसमें ये एल्गोरिथम लगाऊंगा। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली, तो डेटा स्ट्रक्चर सिंपल डेटा रखने की पद्धति है जिसको आराम से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, चीजों को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एल्गोरिथम आप इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के लिए लिखेंगे। पहले आप डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद उस पर एल्गोरिथम करते हैं। फिर हमने काफी बात की इसमें एनालिसिस, एल्गोरिथम एनालिसिस की बात भी की है। तो अब अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन, ये एक बड़ा एक थोड़ा मुद्दे वाला सवाल है कि आपके पास काफी से सारे स्टेप होंगे। हम कई स्टेप्स पे चलेंगे तब हमारे पास एक अच्छा डिजाइन आएगा, लेकिन ये स्टेप्स हैं और साथ में इटरेशंस भी होंगे। बार बार इसमें आप वैरायटी ऑफ वैल्यूज लेके आएंगे, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो डिजाइन एक्टिविटीज, इसमें दो बड़े बड़े क्लासिफिकेशन है। कोई कहता है मैं डिजाइन बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे आप कौन सा डिजाइन बना रहे हैं, तो उसको एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं एक हाई लेवल डिजाइन मैंने ये बनाया है और मेरा ये लो लेवल या कि डिटेल डिजाइन है। तो दो टाइप के डिजाइन बनते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, हाई लेवल डिजाइन या फिर एक ही डिजाइन बना देते हैं जिसमें डिजाइन के साथ डिटेल डिजाइन भी होता है। लेकिन अगर इसको कागजी तौर पे ना देख के प्रैक्टिकल तौर पे देखें आप, तो हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन दोनों की जरूरत होती है ताकि आप एक बहुत अच्छे से एक डिजाइन कर सकें, ताकि आपका सॉफ्टवेयर अच्छा बन सके। तो ये जो दोनों जो फेज है, एक मेथोडोलॉजी थोड़ी अलग है इसकी, उसके बारे में भी हम काफी डिटेल देखने वाले हैं। तो हाई लेवल डिजाइन का क्या आउटकम होने वाला है, जो मैंने पहला बताया आपको क्लासिफिकेशन, पहला हाई लेवल, दूसरा लो लेवल। तो आउटकम इसका हाई लेवल का आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर, या फिर कई कई किताबों में इसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहा जाता है। राजीव माल जी ने भी इसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहा है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर निकल के आता है इसमें। अब हम हाई लेवल डिजाइन को रिप्रेजेंट कैसे करें, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो उसके लिए ट्री लाइक डायग्राम आपके पास होता है, स्ट्रक्चर चार्ट कहते हैं इसे। तो बड़ा एक आम तौर पे पूछा जाने वाला सवाल है, स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है। उसके अलावा आपके पास जैक्सन डायग्राम है, वार्नियर ओवर डायग्राम है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब आ रही आती है डिटेल डिजाइन की। डिटेल डिजाइन मतलब होता है लो लेवल डिजाइन। अब आप सीधा मॉड्यूल लेवल पे पहुंच गए। हर एक मॉड्यूल को आप उसमें डेटा स्ट्रक्चर बताएंगे और उसमें एल्गोरिथम बताएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर और आपने क्या एल्गोरिथम यूज किया। जैसे मैंने आपको रेडिक्स सॉर्ट बताया हुआ एल्गोरिथम है, लेकिन आप किस पे एरे पे ले रहे हैं, आपने क्या डेटा स्ट्रक्चर लिया हुआ है, उसके लिए वो आपको बताना पड़ेगा कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लिया आपने, कि डेटा किस तरीके से रखा गया है। अब डिटेल डिजाइन का जो आउटकम है वो आपका मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन, हर एक प्रोसीजर का स्पेसिफिकेशन। अब एक सवाल आता है इसमें, आप गुड और बैड डिजाइन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जब आपको सॉफ्टवेयर पता होगा, जब तक सॉफ्टवेयर पता होगा तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छे से पता नहीं है, डिजाइन अच्छे से पता नहीं है, तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छा बनने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा कोई यूनिक वे नहीं है डिजाइन करने का। ये कोई मैं मतलब अगर आप किताब से पढ़ के डिजाइन नहीं कर सकते हैं। क्या होता है कि हर एक इंजीनियर के पास अलग मेथोडोलॉजी होती है डिजाइन की, और वो आपको पता करना पड़ेगा कि गुड डिजाइन क्या है, बैड डिजाइन क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ इसकी मोटे मोटे तौर पे बात कर लेते हैं कि अच्छा डिजाइन क्या होता है। सबसे पहले सारी की सारी फंक्शनैलिटीज उसमें होनी चाहिए, इंप्लीमेंट होनी चाहिए, और ये सारी जो फंक्शनैलिटी है वो करेक्ट भी होनी चाहिए। आप आराम से इजीली समझ सकें, वो डिजाइन अच्छा कहलाता है। एफिशिएंट हो और मेंटेनेबल हो, यानी कि आप उसमें चेंज मॉडिफाई आराम से कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी जो मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा मेजर इशू है। क्यों? क्योंकि अगर आपको डिजाइन की अच्छाई बतानी है कि हाँ ये अच्छा है कि बुरा है, तो अगर आप अच्छे से समझ सकेंगे, डिजाइन को समझ पाएंगे, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ये सुन रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर वाले हैं। तो अगर आप डिजाइन करेंगे एक अच्छे सॉफ्टवेयर को, तो इसका मतलब आप उसको जानते हैं। तो जब जानते हैं तो उसको मेंटेन और चेंज भी कर सकते हैं आराम से। और अगर आप उसको नहीं समझ पाते हैं तो आपको बहुत एफर्ट लगने वाला है आगे चल के। 60% तो मेंटेनेंस में ही लग जाता है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि मेंटेनेंस एफर्ट और बढ़ जाएगा।
तो अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए कंसिस्टेंट और मीनिंगफुल नाम का यूज करिए, डिजाइन कंपोनेंट जितने भी हैं उनके लिए। और जो डिजाइन सोल्यूशन है उसमें आपके पास अलग अलग मॉड्यूल क्लीनली और क्लीनली डिकम्पोज होने चाहिए, यानी कि आपको मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए। अभी नया शब्द आ गया, मॉड्यूलरिटी के बारे में देखते हैं अभी। इसके अलावा जो मॉड्यूल्स है वो अरेंज प्रॉपर्ली होना चाहिए, कौन के बाद कौन आएगा, कौन किससे रिलेटेड है, कौन किसके पास जाएगा, कौन किससे क्या डेटा लेने वाला है, क्या कौन किसको क्या डेटा देने वाला है। ये आपके नीट ट्री डायग्राम, जो लाइक डायग्राम जैसे मैंने आपको अभी चार्ट के बारे में बताया, वैसा आपको कुछ ना कुछ इजाद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो कहा कि मॉड्यूलरिटी वाली बात आई, तो मॉड्यूलरिटी है क्या? मॉड्यूलरिटी मतलब ये है कि आपने क्या कहा कि मुझे एक इवेंट करना है, तो आपने क्या किया, एक खाने वाले को बुलाया, उसको अलग काम दे दिया। आपने जो सजाने वाला उसको अलग काम दे दिया। तो हमने क्या किया कि अपने काम को डिवाइड कर दिया। अब मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने सबको काम देख लिया, तो मेन मेरा एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन तो होता ही है, और उसे अलग अलग मॉड्यूल बना दिए, और मॉड्यूल अपना अपना काम कर रहे हैं। अब डिकम्पोजिशन उनका करना है अलग अलग तरीके से, इस तरीके से कि अब खाने वाले को जो सजाने वाला है, फूल वाला है, उससे क्या मतलब होना चाहिए, दोनों अलग चीजें, तो दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप डिवाइड एंड कॉन्कर करिए, भाग भाग में बांटिए और अलग अलग लोगों को असाइन कर दीजिए, अलग अलग मॉड्यूल बना दीजिए, अलग अलग मॉड्यूल को काम असाइन कर दीजिए। अगर मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट है तो आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बहुत कम होने वाली है। और अगर 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 आप जान सकते हैं कि बचपन में हमने कहानी सुनी है कि अगर हमारे पास लकड़ियां हैं, एक लकड़ी को आराम से तोड़ दे सकते हैं आप, और अगर आपके पास 10 लकड़ी दे दी जाए, या मैं कहूँ 2 ही लकड़ी दे दी जाए, तो आपको जो एफर्ट लगने वाला है वो बेतहाशा लगने वाला है। यही मॉड्यूलरिटी की बात है। अब मॉड्यूलरिटी मैंने कहा कि आपने एक खाने वाले को अलग, या फिर जो केटरिंग वाला है उसको अलग काम दे दिया, और उसके बाद जो सजाने वाला है उसको अलग काम दे दिया। लेकिन इसमें क्लीनलीनेस कहाँ है? आपने क्या सही काम किया है या नॉन क्लीन काम किया? अगर इस तरीके से आपने बताया कि चलिए आपने खाने वाले को, केटरिंग को ये दे दिया, आपने फूल वाले को ये दे दिया, या फिर फूल वाले को दे दिया, केटरिंग वाले दे दिया, केटरिंग वाले ने क्या किया कि जो चाट वाले को अलग बना दिया, यहाँ पर जो नॉन वेजिटेरियन वालों का अलग, वेजिटेरियन वालों का अलग। देखिए कितनी क्लीन आपने डिकम्पोजिशन कर दिया। लेकिन अगर इस तरीके से कर दिया कि केटरिंग वाला जा रहा है, बोला देखिए भाई साहब मुझे यहाँ पर फूल लगा के दीजिए, मेरे लिए टेबल लगा के दीजिए, और ये सारे जो आपस में जो रिलेशनशिप बन रही है, ये आपके डिकम्पोजिशन को अनक्लीन बना देंगी। तो अब मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में आता हूँ, ये तो खैर नॉर्मल लाइफ की बात हो गई। मॉड्यूल ऐसे होने चाहिए जिसमें हाई कोहेजन हो, लो कपलिंग। हाई कोहेजन, नो कपलिंग। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल लिया कि भाई आपने काम बांट दिया, फल वाले खाने वाले का अलग हो गया और फूल वाले का अलग हो गया, दोनों में तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, और अगर बाई चांस है तो इतनी कम होनी चाहिए कि ना के बराबर। तो कोहेजन मतलब यह है कि खाने वाला जो केटरिंग वाला है वो अपने केटरिंग का काम बेस्ट तरीके से कर रहा है, वो उसमें फूल ना लगाए। लेकिन लो कपलिंग का मतलब ये होता है कि जो खाने वाला है और जो यहाँ पर फूल वाला है, ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। बस हम यही चाहते हैं, मॉड्यूलरिटी का मतलब यही होता है। अगर इस तरीके से देखें, ये ट्रेन के डब्बे मैंने बना दिए, ये ट्रेन के डब्बे बने हुए हैं, यहाँ पर कपल्ड होते हैं, तो लो कपलिंग होगी। बाई चांस कोई एक्सीडेंट होता है तो इस पे अटैक होगा, इस पे कुछ नहीं होगा। हाई कोहेजन मतलब ये अभी एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, इसको इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर दिया कि अगर इस पे एक्सीडेंट का इफेक्ट भी आता है तो इसमें कोई भी इफेक्ट ना है, ये हाई कोहेजन हो जाएगा। तो समझे आप हाई कोहेजन और लो कपलिंग का मतलब क्या समझे? तो ये जो दोनों या चारों जो आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके मॉड्यूल्स हैं, इनके बीच में कोहेजन बहुत ज्यादा होना चाहिए और कपलिंग बहुत कम होनी चाहिए। हम इसको डिस्कस करने वाले हैं अभी। अब ये मैं आपको कहूं कि नीट अरेंजमेंट होना चाहिए मॉड्यूल का, इसका मतलब क्या है? लो फैन आउट और एब्स्ट्रैक्शन। अब फैन इन फैन आउट की बात मैं करूंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक मॉड्यूल है, उसमें जो इनपुट आ रही है सारी चीजें वो फैन इन कहलाती हैं, वो जहां जहां आउटपुट जा रहा है जिससे रिलेटेड है उसे हम फैन आउट कहते हैं। तो ये इंटर रिलेशनशिप तभी कम होगा ना जब फैन आउट कम होगा। ये देखिए लो फैन आउट, तो अगर ये कम रहेगा तो आपका मॉड्यूल अरेंजमेंट हायरार्की वाइज नीट है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये अपना काम करे, ये अपना काम करे, दोनों अलग अलग अलहदा काम करें। अब कोहेजन कपलिंग के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा फेवरेट सवाल है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरव्यूअर द्वारा, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कोहेजन जो मॉड्यूल है उस पर फंक्शन स्ट्रेंथ क्या आता है? इसका मतलब ये है कि जिस काम के लिए इसको बनाया गया है वो पूरा काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसे हम कोहेजन कहते हैं। कपलिंग मतलब ये होता है कि हमारे पास दो मॉड्यूल है, उनके बीच में कितनी डिपेंडेंस है, तो इंटरडिपेंडेंस जो है, इंटरेक्शन है इन दोनों मॉड्यूल का, उसे ही हम कपलिंग कहते हैं। तो मॉड्यूल जिसमें हाई कोहेजन हो और लो कपलिंग होगा वो बहुत अच्छा माना जाता है, और उसको हम शब्द जो दे रहे हैं यहाँ पर है, ये फंक्शनली इंडिपेंडेंट है, दे आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब उनके बीच में बहुत कम इंटरेक्शन ही बहुत कम है। तो एडवांटेज क्या होगा फंक्शनल इंडिपेंडेंस का? अब जब दोनों अलग होंगे तो आप आराम से दोनों को समझ सकते हैं, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो फूल वाला है वो भी खाने का कुछ बना रहा है, अगर ये बनाने लगे तो फिर इसका मतलब अच्छा डिजाइन नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एकदम डिजाइन की रिड्यूस हो गई। और जो डिफरेंट मॉड्यूल्स वो अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, उनके बीच में ना कोई बैर है, ना कोई इंटरडिपेंडेंसी है कि देखो साहब आप खाना नहीं बनाओगे तो मैं फूल नहीं लगाऊंगा, ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस आपके जो एरर है उनको भी, एरर प्रोपेगेशन को भी कम कर देते हैं, और जो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है जो दो मॉड्यूल के बीच में उनको भी बिल्कुल ना के बराबर ले आते हैं।
और अगर यहाँ पर कोई एरर है तो वहां जाएगी नहीं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। रीयूज, जब आपने अलग अलग बना दिए, अब मान लीजिए मैंने अपने यहाँ इवेंट कर लिया, अब आपको इवेंट करना है तो बोलूंगा इस कैटरिंग वाले को ले लो, तो वो कैटरिंग वाला आपके पास कैटरिंग करने चला गया, तो कितना बढ़िया, उसको फुल वाले की जरूरत नहीं है, केवल कैटरिंग चाहिए उसको, तो कैटरिंग वाला रीयूज हो गया ना, एक तरीके से रीयूज हो गया। रीयूज का मॉड्यूल, इन मॉड्यूल्स का आप कर सकते हैं। और जो फंक्शनली इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है उनको आप रीयूज करने की मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेल डिफाइंड है, प्रिसाइज है, अपना काम वो खुद कर रहे हैं और दूसरों के साथ जो इंटरफेसिंग उनकी बहुत कम है, वो किसी और पर डिपेंडेंट ही नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा मैं दुख की बात बताता हूँ आपको, ये कोहेजन और कपलिंग के लिए हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजर कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, ये आगे, क्योंकि जब हम आगे डिस्कशन करेंगे सेशंस में तो आप देखेंगे कि क्वांटिटेटिव चीज भी आएगी, लेकिन क्लासिफिकेशन हम इसका कर सकते हैं फिलहाल अभी, और पता कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ कोहेजनस कितनी है। तो क्लासिफिकेशन हमारा ये है कि कुछ हम लेवल्स पे करेंगे और उन लेवल्स को देख देख के उस चीज को हम लो कोहेजन या हाई कोहेजन में बांटेंगे। देखिए, कोइंसिडेंटल्स से लेकर फंक्शनल तक, तो ऊपर से यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। देखिए इस तरीके से डिग्री ऑफ कोहेजन, अगर डिग्री ऑफ कोहेजन कहाँ बढ़ जाता है, अगर फंक्शनल कोहेजन हो गया, मतलब फंक्शनली वो डिपेंडेंट है, फंक्शनली अगर कोहेसिव है आपका मॉड्यूल, तो फिर बहुत आपके लिए खतरे की घंटी है। तो सबसे पहला है कि कोइंसिडेंटल कोहेजन, हम ये इन सबको देखेंगे और ये जितने ज्यादा है जितने कम है उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये कोहेजन कितना ज्यादा है कितना कम है। सबसे पहला है, अब ये सब चीजें जो कोहेजन है उसको उस तरीके से सोचिएगा कि हमको कोहेजन हमेशा ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो मॉड्यूल परफॉर्म्स अ सेट ऑफ टास्क, कोइंसिडेंट मतलब ये है कि वो बहुत आपस में बहुत लूजली अटैच है, और मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस है, रैंडम फंक्शंस है, और फंक्शंस हैव बीन पुट इन मॉड्यूल आउट ऑफ प्योर कोइंसिडेंस विदाउट एनी थॉट और डिजाइन। आपने बस डाल दिए, भर दिए, लेकिन इसका कोई डिजाइन एस्पेक्ट नहीं है। लॉजिकल कोहेजन मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स हैं मॉड्यूल के वो सब एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एरर हैंडलिंग, डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट फॉर एग्जांपल। तो लॉजिकल कोहेजन इसे हम कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं तो प्रिंट फंक्शंस टू जनरेट एन आउटपुट रिपोर्ट अरेंज इनटू अ सिंगल मॉड्यूल। तो आपने क्या किया कि प्रिंट फंक्शन लगा दिया जो एक ही सिंगल मॉड्यूल में काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको हाई कोहेजन चाहिए, तो लॉजिकल कोहेजन पे आप सेकंड लेवल पे आ गए। अब यहाँ से आप डिग्री ऑफ या क्लासिफिकेशन में डिग्री ऑफ कोहेजन समझ सकते हैं। तीसरा है टेम्पोरल, समय के साथ सब एक ही साथ काम कर रहे हैं। ऑल द टास्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, एक टाइम स्पैन। जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे फंक्शन जो इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, ये सारे के सारे टेम्पोरल कोहेजन में आ जाते हैं। प्रोसीजरल कोहेजन की अगर हम बात करें तो वो सेट ऑफ फंक्शंस उस मॉड्यूल में ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, यानी कि एल्गोरिथम, यानी कि आप कुछ आपके स्टेप्स है, सर्टेन स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट हैव बीन कैरिड आउट इन अ सर्टेन ऑर्डर। इस तरीके से आप प्रोसीजरल वाइज मतलब एक एक बात अब इस तरीके से कर रहे हैं कि वो एक ऑर्डर, अपना एक प्रोसीजर, एक ऑर्डर बना रहे हैं ताकि कोई ऑब्जेक्टिव उनको मिल सके। मैं एग्जांपल लेता हूं उसका, द एल्गोरिथम फॉर डिकोडिंग अ मैसेज। तो ये प्रोसीजरल कोहेजन में आता है। कम्युनिकेशन में कोहेजन में मतलब ये है कि आप रेफरेंस दे रहे हैं, जो फंक्शंस है मॉड्यूल में, रेफरेंस ये अपडेट कर रहे हैं सब एक ही साथ एक ही डेटा स्ट्रक्चर को। जैसे आप सेट ऑफ फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड ऑन एरे और स्टैक, ये कम्युनिकेशनल कोहेजन में आता है। सीक्वेंशियल कोहेजन थोड़ा सा पीछे जो मैंने आपको डिस्कस किया उससे अलग है। एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल फॉर्म अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सीक्वेंस, यानी आउटपुट, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम कर रहा है। जैसे सॉर्ट, फिर सर्च, फिर डिस्प्ले, ये आपस में एक इनपुट ले रहा है, एक इनपुट दे रहा है, एक इनपुट ले रहा है, एक आउटपुट दे रहा है। फंक्शनल कोहेजन, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल कोऑपरेट। अब देखिए इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स है मॉड्यूल के वो कोऑपरेट करते हैं ताकि आप एक फंक्शन को अचीव कर सकें। जैसे मैनेज करना है एम्प्लॉय पेरोल को, और जब ये फंक्शनल कोहेजन दिखाया जाता है तो हम फंक्शन को एक सिंगल सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो जो फाइनल सबसे ऊपर जो फंक्शनल आपका कोहेजन था, आपको मैंने जो डायग्राम दिखाया था उसमें सबसे ऊपर आता है। तो ये जो चीज है यह हमें चाहिए, हमको हाईएस्ट कोहेजन चाहिए। तो कोहेजननेस अब कैसे करेंगे? अब इसके लिए एक बढ़िया चीज मान साहब ने बताई है। उन्होंने कहा एक सेंटेंस लिख दीजिए, एक सेंटेंस, अंग्रेजी का सेंटेंस लिख दीजिए आप अपने फंक्शन के लिए जो मॉड्यूल में है उसके लिए एक सेंटेंस लिख दीजिए। उसमें अगर वो सेंटेंस कंपाउंड हो जाता है, कंपाउंड ग्रामर की बात कर रहा हूँ अंग्रेजी की, तो उसमें सिक्वेंशियल या कम्युनिकेशन आपका कोहेजन है। अगर उसमें फर्स्ट, नेक्स्ट, आफ्टर या देन नाम के शब्द आते हैं तो उसमें सिक्वेंशियल या टेम्पोरल कोहेजन है। अगर उसमें इनिशियलाइज करके शब्द आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका टेम्पोरल कोहेजन है। अब आते हैं कपलिंग पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कपलिंग ये बताता है कि किस तरीके से दो मॉड्यूल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और कितने इंटरडिपेंडेंट है। तो दो डिग्री है कपलिंग की दो मॉड्यूल के बीच में, वो आपके कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करती है। तो कोई ऐसी तरीका तो है नहीं कि आप उसको प्रिसाइसली बता सकें, लेकिन क्लासिफिकेशन इसका भी किया जा सकता है। जैसे हमने अभी कोहेसिवनेस का किया, इसके भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है और हम डिग्री ऑफ कपलिंग इससे बता सकते हैं। तो 5 तरीके हैं इसके, डेटा, स्टैम्प, कंट्रोल, कॉमन और कॉन्टेंट। अब इसका जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो हम क्या चाहते हैं, कपलिंग क्या हो, लो से लो, लो से लो, हाई ना हो। तो डेटा कपलिंग क्या होती है,
जो मॉड्यूल्स हैं उनके डेटा कपल्ड है, यानी कि अगर वो पैरामीटर वाइज या पैरामीटर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे एक एलिमेंट्री डेटा आइटम है इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर, तो बिल्कुल चल सकता है। और डेटा आइटम शुड बी प्रॉब्लम रिलेटेड, यानी कि कोई कंट्रोल पर्पस के लिए ना हो। फिर स्टैम्प कपलिंग, ये दो मॉड्यूल्स आपके स्टैम्प कपल्ड कब है, ये जब कम्युनिकेट करते हैं किसी कंपोजिट डेटा आइटम के थ्रू, जैसे रिकॉर्ड पास्कल में या स्ट्रक्चर सी में, तो कंपोजिट डेटा आइटम हो गया है, तब हम स्टैम्प कपलिंग कहते हैं इसको। कंट्रोल कपलिंग क्या होता है, जब एक एक मॉड्यूल का डेटा दूसरे को डायरेक्ट करता है, जैसे आपका ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, एक दूसरे को ऑर्डर दे रहा है या फिर उसको इंस्टिगेट कर रहा है, जैसे एक फ्लैग एक मॉड्यूल में सेट करेंगे और दूसरी जगह टेस्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पर खतरा बढ़ गया आपका, आपको कपलिंग कम से कम चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत होगी आगे समझने में और कॉम्प्लेक्सिटी में। और कॉमन कपल मतलब ये कि अगर वो ग्लोबल डेटा शेयर करें तब तो बहुत ही खराब हो जाएगा मामला। कंटेंट कपलिंग का मतलब क्या होता है, कंटेंट कपलिंग का मतलब ये होता है जब दो मॉड्यूल अगर वो डेटा ही शेयर कर रहे हैं, ब्रांचिंग एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में, अब यहाँ तो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ेगा,